प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सीयू सेट एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 17 में लीनियर अलजेब्रा से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसका डिस्कशन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी ए 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स whose characteristic polynomial is given by ft equals to t cube plus c2 t square plus c1 t plus c0, then determinant of a equals to c2 minus c2 c0 minus c0। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया गया है और ए कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है 3x3 की। अब इसका क्या बताना है, आपको डिटरमिनेंट बताना है। तो आप मैं आपको बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट बता देता हूँ कि इन जनरल अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया जाए 3 डिग्री का, 4 डिग्री का या 5 डिग्री का, तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे डिटरमिनेंट ट्रेस। तो अब ये क्या है, ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज x का पावर n माइनस ट्रेस ऑफ a, x का पावर n माइनस 1 प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर आपको 3x3 मैट्रिक्स दी गई है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करिए तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल आपको x t दिया गया है, तो यहाँ पर t पुट कर दीजिए, तो t क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a t स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए टी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप इसको क्या करो, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये पूछा गया है, तो जब कंपेयर आप करेंगे तो माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, C0 मिलेगा। तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, C0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, माइनस C0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी। तो ये क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका ये है, अगर ट्रेस भी आपसे पूछा जाए तो इसी से आप निकाल सकते हैं, या ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए, या इसके बाद ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए आ जाएगा x का पावर n माइनस 2। तो आप ऐसे इसको इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो आप देखो, अगर आपको कोई n क्रॉस n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका डायमेंशन निकालने के लिए एक बहुत शानदार रिजल्ट होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। उसी से आपका क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा, किसका, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो रिजल्ट क्या होता है प्यारे दोस्तों, रिजल्ट होता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो डायमेंशन ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो आप क्या इसका रिजल्ट होगा, तो इसका रिजल्ट होगा n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ पर आपको 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो इस रिजल्ट में n की वैल्यू 3 रख दो और इसका डायमेंशन हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, मतलब 4 4 3 जा 12 12/2 6। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, अगर n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डायमेंशन अगर पूछ रहा है तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की और उसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स के लिए अगर डायमेंशन पूछा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, ए कोई n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और उसका डायमेंशन पूछा जाए तो ये रिजल्ट आपका बहुत हेल्पफुल होगा। चलो फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। If U is 3 cross 3 complex Hermitian matrix which is unitary, then distinct eigenvalue of U are iota minus iota 1 plus I comma 1 minus I 1 comma minus 1 और d कौन सा, d क्या है 1 plus I by 2 1 minus I by 2। तो अब देखिए आपको क्या गिवन है, U कोई 3 क्रॉस 3 हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो U क्या है 3 क्रॉस 3 हर्मिशन मैट्रिक्स है और व्हिच इज यूनिटरी, जो यूनिटरी भी है, ये क्या है। अब आप सोचते होंगे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है a इंटू ए का पावर थीटा इक्वल टू, अगर आई आ जाए तो हम मैट्रिक्स ए को क्या कह देंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पर a का पावर थीटा इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट और फिर उसका ट्रांसपोज होता है। और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर a का पावर थीटा इक्वल टू ए हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको U गिवन है, U इज कॉम्प्लेक्स हर्मिशन मैट्रिक्स व्हिच इज यूनिटरी देन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ U आर। यहाँ पर ये हर्मिशन भी है और यूनिटरी भी है। तो आप एक रिजल्ट होता है कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू वही होगा कि जिसका मान लो λ1 और λ2 यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। तो ये कब होगा, जब लैम्डा मॉड ऑफ λ1 इक्वल टू 1 हो जाए और मॉड ऑफ λ2 इक्वल टू 1 हो जाए। अगर मॉडुलस ऑफ λ1 इक्वल टू 2 आ रहा है तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू नहीं होगा। तो आप देखिए एक रिजल्ट आपके पास क्या आया कि यूनिटरी मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होते हैं उनका मॉड हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखो इसका मॉड जब आप निकालोगे तो √1 का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट 1 फिर 1 का स्क्वायर, तो ये √2 आ जाएगा। अब √2 क्या है, 1 से ग्रेटर देन है, तो ये आइगन वैल्यू तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ आपका। और ऐसे जब इसका आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये हो जाएगा 1/2 √1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 उसका रूट। तो ये भी 1 नहीं आ रहा है। यहाँ पर यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर आप कह रहे हैं लैम्डा को तो मॉड ऑफ लैम्डा 1 आना चाहिए। तो ये भी 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ आयोटा क्या होता है 1 होता है और मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा भी 1 होता है। और इसका भी अगर मॉड निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ 1 1 और मॉडुलस ऑफ -1 1 होता है, आप जानते हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, बताना है कौन सा पियर आइगन वैल्यू होगा। तो आप देखो यहाँ पर एक कंडीशन और भी दिया है हर्मिशन मैट्रिक्स, और एक रिजल्ट होता है, आप नोट कर लीजिएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। अब देखो इस रिजल्ट से आपका पहला ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है और ये रिजल्ट क्या कह रहा है
आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज रियल, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी होगी 1 और -1 की। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ पहले दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन जो भी सीयू से केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। अब देखो, लेट m इक्वल टू 4 6 2 2 3 1 1 4 0 3 7 1, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स m इज। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होता है। तो आप देखो या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, तो आप यहाँ पर देखिए 4 6 2 और 2 3 1, अगर इस जो कॉलम नंबर सेकेंड है C2, अगर C2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 2, जो कि कॉलम नंबर 1 के बराबर है। तो C1 क्या हो गया, C1 डिपेंडेंट हो गया किस पे, C2 पे। ऐसे अब देखो, अगर C2 और C3 को हम ऐड कर दे तो 2 + 1 3 3 + 4 7 1 + 0 1, तो अब जो C4 हुआ वो C2 और C3 पर डिपेंडेंट हो गया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉलम कौन कौन से हुए, C2 और C3। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम क्या हुआ प्यारे दोस्तों, C1 और C2। तो कितने हुए ये, केवल 2। तो यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, बस केवल देखिएगा 2 बार और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो आप बाय मेथड इक्लान फॉर्म से रैंक उसका निकालिए। और अगर उस तरह क्वेश्चन आता है तो मैं वो भी बताऊंगा और आप लोग आराम से करिए, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नलिटी क्या है, 1 है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब इसमें ये मैट्रिक्स जो गिवन है इसका नलिटी क्या है, नल स्पेस या नलिटी कह लीजिए, वो 1 है। और आपसे आपको क्या बताना है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स A का नल स्पेस ग्रेटर देन होता है किससे, 0 से, तो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है 0 के। अगर नलिटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तभी नलिटी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब देखिए इसका डिटरमिनेंट आप 0 के इक्वल करिए और k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, k1 2 1 -1 -2 और 1 1 4। अब आप देखिए इक्वल टू 0। अब k इंटू ये कैंसिल -4 और +2, तो -2 और यहाँ पर -1, ये कैंसिल ये हो जाएगा 4 + 2 6 और +2 इंटू ये कैंसिल तो 1 + 1 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2k -6 +4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2k -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k -2 को -2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा k +1 इक्वल टू 0 या k इक्वल टू -1। तो
यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ, k इक्वल टू -1 हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर नलिटी ग्रेटर देन 0 तो समझ लीजिए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तभी नलिटी ग्रेटर देन 0 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 4y + 3z = 0, x + 3y + 4z = 0, x + 2y + 5z = 0 डज हैव। अब इसके पास पूछ रहा है क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो अब देखिए जो आपको क्या गिवन है, लीनियर इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 3 1 3 4 1 2 5 और ये x y z इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, होमोजीनियस सिस्टम a x इक्वल टू 0 टाइप का हुआ। अब आप जानते हैं होमोजीनियस सिस्टम अगर इसमें ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ए इक्वल टू n आ जाता है तो हम कह देते हैं कि इसके पास क्या होगा, सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ये इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आने का मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए लेस देन n हो तो आप कहेंगे कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो आप चेक कर लीजिए और रैंक ऑफ ये n से कब छोटा होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या हो जाए, 0 के इक्वल होगा, तभी रैंक ऑफ ये छोटा होगा n से। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं, हमको केवल चेक करना होगा कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1 4 3 1 3 4 1 2 5। तो आप 1 इंटू ये कैंसिल 5 3 जा 15 -8 -4 इंटू ये कैंसिल 5 1 जा 5 -4 और +3 इंटू ये कैंसिल 2 -3। अब इसको सॉल्व करिए जरा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो भाई डिटरमिनेंट आप ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट आप ये तो 0 आ गया, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, रैंक ऑफ ये लेस देन किससे होगा, लेस देन 3 से होगा, लेस देन 3 से होगा। तो सिस्टम के पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। अगर होमोजीनियस सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल क्या करिए, डिटरमिनेंट निकाल के इजीली चेक कर लीजिए और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो भी है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। b1 इक्वल टू b1 कोई वेक्टर है, b2 कोई वेक्टर है और b3 b4 b5 वेक्टर है। देन द डायमेंशन ऑफ द लीनियर स्पेन b1 b2 b3 b4 b5। आपसे पूछा जा रहा है कि b1 b2 b3 b4 से स्पेन होने वाले
वेक्टर का डायमेंशन। तो अब इसका डायमेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो और रो इक्लान फॉर्म से चेक करो कि LI रो इसके पास कितने हैं। जितने नॉन जीरो LI रो होंगे वही क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो आप देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका होता है 1 2 0 3 0 पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर 1 2 -1 -1 0, फिर तीसरा वेक्टर 0 0 1 4 0, चौथा वेक्टर 2 4 2 4 1 0 1 और पांचवा वेक्टर 0 0 0 0 1। अब आप देखिए अगर हम क्या कर दें, इसमें R1 में R2 में हम R2 में क्या करते हैं, R2 में R2 माइनस R1 करते हैं, R2 माइनस R1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये R1 तो ऐसे लिख लीजिए और ये हो जाएगा 0 0 और R2 माइनस R1 मतलब -1 -0, तो ये हो गया -1 और R2 माइनस R1 -1 -3 तो माइनस का 4 और फिर 0 और इसमें क्या है 0 0 1 4 0 और ये क्या हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके आप ऑपरेशन किसमें कर रहे हैं, R4 में क्या ऑपरेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2R1 माइनस R4 कर दीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 2R1 तो ये 0 तो यहाँ से 0 0 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जब इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और जब माइनस करेंगे तो 6 - 0 तो 6 हो जाएगा और फिर 0 -1 हो गया और लास्ट वाला 0 0 0 0 1। अब आप देखिए इसको अगर मैं सम कर दूं इसका तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। क्या मैंने किया है, मैंने किया है R3 में R2 प्लस R3 कर दिया है तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो एक रो तो इसका क्या हो गया 0 और कोई 0 हो रहा है और कोई रो 0 नहीं हो रहा है। तो इसके पास नॉन जीरो रो कितने हुए, इसके पास नॉन जीरो रो 1 2 3 4। तो यहाँ पर डायमेंशन आप लीनियर स्पेन B1 B2 B3 B4 B5 क्या हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हुआ। तो आपका आंसर 4 आ गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और CU सेट जो अभी तक एग्जाम कराता था उसमें 17 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती थी, लेकिन CUET जो एग्जाम करा रहा है उसमें 42 से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएंगी और स्टेट यूनिवर्सिटी भी उस पर पार्टिसिपेट करती है। तो पैटर्न तो खैर सेम ही रहने वाला है, जिस तरह क्वेश्चन वहां पर पूछ रहे थे उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछेंगे। बस आपको आराम से पढ़ना है और एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम से पहले आपको घबराना नहीं है, आराम से पेपर करके आना है, आपका पेपर अच्छा होगा। धन्यवाद।